वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट. आई होप मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है. देवेंद्र सर, कैन यू कंफर्म? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर द वंडरफुल होस्टिंग. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम ऑन योर फ्राइडे नाइट. मैं जानती हूँ इट कुड बी टफ. और आज की मीटिंग बेसिकली हमने इसलिए रखी थी बिकॉज काफी सारी मार्केट में न्यूज सर्कुलेट हो रही है और कहीं ना कहीं उस न्यूज का जो है इम्पैक्ट मिक्स्ड पड़ रहा है. तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग पॉजिटिव हैं, लोग नेगेटिव हैं, लोग सोच रहे हैं कुछ या व्हाट इज हैपनिंग. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वी हैव एक्चुअली कंसिडर्ड दिस मीटिंग. आज की मीटिंग थोड़ी सी ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और अगर और लोग ऐड हो रहे हैं, आई कैन सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल एडिंग. तो मैं ये नहीं चाहती कि हम लोग ऑलरेडी टाइम से काफी ऊपर जा चुके हैं. तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गोना हैपन इन टुडेज मीटिंग. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं, ऐसी कौन सी नई पॉलिसीज हैं जो बन रही हैं, जो अप्लाई हो रही हैं हम लोगों के आसपास, जो शायद हमारे लिए जाननी इस टाइम बहुत जरूरी है. कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो डाउन है, या क्रिप्टो की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. इज द मार्केट मूविंग टुवर्ड्स मेटावर्स, एनएफटी? क्या सच में ऐसा है या नहीं? What are the latest news in the market? कि उस चीज से हम किस तरीके से सीख सकते हैं या किस तरीके से हम अपने आप को अपने नेक्स्ट प्लान को सर्कुलेट कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग अराउंड अस. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीजों में ना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे किसी जगह पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि शायद इससे हमें रिटर्न्स अच्छी मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने लिए कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो हम ये सोच के खरीदते हैं कि इसको पहन के हम जहाँ जा रहे हैं वो काम बन जाए, या अगर एक मैं आज शूज नए ले रही हूँ तो वो मेरे लिए ड्यूरेबल हो, वो ज्यादा टाइम चले, वो सुंदर दिखे. तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई रिटर्न हमेशा अपने पैसे से एक्सपेक्ट करते हैं. तो अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो की इंडस्ट्री में सिमिलरिटी क्या है कि वो दोनों ही मार्केट सेंसिटिव है. अगर आज आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं और उस कंपनी की कोई पॉजिटिव न्यूज मार्केट में लग जाएगी तो आपके रिटर्न्स गारंटीड बढ़ेंगी. और सिमिलरली अगर वही न्यूज नेगेटिव वे में लग जाएगी तो शेयर मार्केट फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है. उसी तरीके से जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री है वो भी ऐसे ही काम करती है कि जब बड़े बड़े क्रिप्टो प्लेयर्स, बड़े बड़े एंथुसियास्ट, जब वो कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं जिससे एक पॉजिटिव मेमोरेंडम स्टार्ट हो जाता है बनना, तो मार्केट अपवर्ड्स जाती है. और सिमिलरली जब नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है. तो अगर इस सेंसिटिविटी की बात करें तो ये तो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज बहुत ऊपर और कोई चीज बहुत नीचे. तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को आके कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, जिस पॉलिसीज के तहत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि उनके सिटीजन हमेशा सिक्योर्ड रहें, कि किसी की गलती की वजह से दूसरा इंसान इस चीज का वो ना बने, कि किसी चीज के ऊपर उसका इफेक्ट उसको ना मिले जिसकी गलती है भी नहीं. तो अगर मैं आज बात करूं तो कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन करने का फैसला किया. तो डीमोनेटाइजेशन करते ही ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग 1,000 रुपए के नोट हैं या 500 के पुराने नोट हैं, उनकी जो वैल्यू है वो आज के बाद कुछ नहीं रही है. दे आर जस्ट अ पेपर इन आवर हैंड्स. तो अगर ये सुविधा गवर्नमेंट ना देती कि आप अपने पुराने नोट लेके बैंक जाएं और आपको नए नोट मिल जाएंगे, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आती है. ऑब्वियसली आप लोगों के पास भी कैश हो सकता है, नो डाउट. तब भी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक्स की तरफ मूव करें, लेकिन कैश हर एक इंसान के पास होता है. तो उस कैश को अगर हम ना चेंज करवा पाते, या अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना ना सोचती कि आपको मैं ये फैसिलिटी नहीं दूंगा या नहीं दूंगी
कि आप अपने पुराने नोट को ले जाके नए नोट ले सके, तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत नुकसान होता। तो अगर गवर्नमेंट हमारे बारे में इतना सोचती है, तो ये ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी भी है और कहीं ना कहीं हम इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, जिसमें हम स्टार्टिंग से हैं, हमने एलपीएनटी में इन्वेस्ट किया, उसमें काफी सारी रिटर्न्स ली, और कहीं ना कहीं जब हमारी मैनेजमेंट को ये नजर आया कि आने वाले टाइम में ये मार्केट स्लो डाउन हो जाएगी, ये एक एसेट है, ये एसेट हमेशा इंक्रीज करेगा ही करेगा, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो नियर फ्यूचर में हो, चाहे वो फार फ्यूचर में हो। तो अगर 1-1.5 साल की स्लोनेस हमें कहीं ना कहीं परेशान करती, और उसको नजर में रखते हुए अगर हमारी मैनेजमेंट ने हमें आज ये मौका ना दिया होता कि हम अब 2 साल का पीरियड है, वो पीरियड जो सर्वाइविंग का है वो बहुत डिफिकल्ट होता, जबकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इट कुड हैव बीन जस्ट लाइक दैट कि आप अपने प्रोजेक्ट को एज इट इज लेके बैठिए, उसमें स्लोनेस आ रही है, वो एक मार्केट रीजन की वजह से है, वो गवर्नमेंट रीजंस की वजह से है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई जवाबदारी नहीं है। लेकिन अगर हमारी मैनेजमेंट हमारे लिए प्रोएक्टिवली सोच के चल रही है, जो हमारे लिए बहुत चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक ब्रेकिंग न्यूज है जिसकी वजह से बिटकॉइन, इथेरियम और सारी मार्केट एज सच अपने लो पर चल रही है। और ये रिसेंटली हुआ है, 10 मार्च की ही बात है कि जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना बजट लॉन्च किया है, कुछ उसकी नेगेटिविटी है, और एक बहुत बड़ा बैंक, सिल्वरगेट बैंक कोलैप्स कर गया है। कोलैप्स कर गया है यानी उसने अपने आप को लिक्विडेट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है कि उसके पास पैसा नहीं है। अब आपको याद होगा फ्रेंड्स कि कुछ टाइम पहले हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड ने एक स्टेटमेंट कही थी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसे बड़े बड़े लोग होंगे जो हमारे सामने कोलैप्स करेंगे, और ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी जो कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट वे से हमारे सामने हमें नजर आएगा कि वो कैसे कोलैप्स कर रही हैं, और उनकी इन चीजों की वजह से गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा और अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेंगी। और आज वही हुआ है। डे बाय डे हम देख रहे हैं, एफटीएक्स का हुआ, लूना का हुआ, काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हुए, और आज सिल्वर गेट के कोलैप्स होना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सो बेसिकली है क्या सिल्वर गेट बैंक? सिल्वर गेट बैंक यूएस का एक ऐसा बैंक है जो क्रिप्टो फर्म्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। It is one of the biggest service providers in the whole United States of America. उसके इंसॉल्वेंसी या उसकी लिक्विडेशन के बाद एक क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये हुआ, जो बाइडेन ने एक प्रपोजल दिया है, बजट पे प्रपोज किया है कि जितने भी लोग यूएस में माइनिंग करते हैं, क्योंकि माइनिंग करने पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी पे 30% टैक्स अब से लगेगा। तो इससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में ये चीज आ गई है कि उन्होंने ये जो एफर्ट्स करने स्टार्ट किए हैं, या तो क्रिप्टो की एक्टिविटीज को माइन करने से रोकने के लिए, या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो फेज चल रहा है अभी आने वाले एटलीस्ट 2 साल तक, जिसमें कि हमेशा ये चीज कहीं ना कहीं उनके ध्यान में रहेगी कि जो नॉर्मल यूजर है, जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, जिसने अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट किया, उसको भी जिम्मेदार ना ठहराया जाए, और जो लोग गलत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पकड़ में आए। इस चीजों की वजह से गवर्नमेंट को स्टेप इन करके पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ रही है। वरना सिल्वर गेट जैसे बैंक्स जिनमें बहुत ज्यादा पैसा है, और पैसा ऑब्वियसली किसी बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा पैसा होता है तो वो उस बिजनेस मैन का नहीं, वो पैसा होता है हम जैसे लोगों का। अगर आज अंबानी के पास इतनी वेल्थ है, तो क्या वो अपने साथ थोड़ी ना लेके आते हैं? वो वेल्थ क्यों है? क्योंकि हम लोग जियो बाय करते हैं, हम लोग रिलायंस के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम लोग रिलायंस को बाय करते हैं, इसीलिए वो वेल्थ उसके पास है।
तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो सिल्वर गेट बैंक का कोलैप्स करना ये अपने आप में हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री मार्केट सेंसिटिव है। उसी के साथ जब जो बाइडेन ने टैक्सेशन का बजट अनाउंस किया तो कहीं ना कहीं यूएस में काफी सारे लोगों को इस चीज पे लगा कि दिस वाज एन एफर्ट टू रिड्यूस माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूव है हमारे लिए कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हैं, लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट का या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है वो भी हम आज देखेंगे। इसके अलावा कल से बहुत ज्यादा एक न्यूज हमारी कंट्री में फेमस हो चुकी है, और पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि ये है क्या, फिर हम इसकी दो कंक्लूजन्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है cryptocurrencies in India to be subject to anti-money laundering compliance। शायद आप लोग को याद होगा जब से हम प्रोबिट पर लिस्ट हुए हैं, या जब से हम लोग प्रोबिट को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, या हमने एलपीएन में जैसे ही उसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में यूज करना स्टार्ट किया, तो हम सबको पता था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस क्या होती है। आपको याद होगा जैसे ही केवाईसी वर्ड आपके दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि ओके, दिस इज एन एफर्ट टू मेक अस सिक्योर। जब प्रोजेक्ट ने भी आपसे केवाईसी मांगी तो ये बोलकर मांगी थी कि हमें उसको रिकॉर्ड कीपिंग में रखना है ताकि कल को ऑथेंटिकेशन में हेल्प हो सके। कल को मेरी जीमेल आईडी कोई दूसरा बंदा चेंज करवा रहा है जिसके पास मेरी केवाईसी नहीं है, तो प्रोजेक्ट नहीं सुनेगा, उसकी सुनेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट की सुनेगा। तो इस वजह से केवाईसी का मतलब क्या है? नो योर कस्टमर। तो अगर मैं आज आपसे ये बात कर रही हूँ कि इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस लगा दी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए, मुझे किसी दिस इज अ वेरी क्रिमिनल लैंग्वेज फॉर मी इन फैक्ट, बट अगर मुझे कोई गलत काम करवाना है, मुझे कोई बैंक रॉबरी करवानी है, या मुझे किसी के मर्डर के लिए कोई पेमेंट करनी है, मैं उसको अगर कैश में करूंगी तो चांसेस है मैं ट्रैक हो जाऊं। मैं उसको बैंक से पे करूंगी तो भी बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्रिप्टो के फॉर्म में करते थे, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है, ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे छुप जाती है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज। लेकिन क्या ये हमारे लिए सही चीज है? जिन लोगों ने सिर्फ अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए एक शेयर मार्केट की तरह एक नॉर्मल अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कमाना है, क्या ये एक्टिविटीज अगर हमसे क्लोजली रिलेट की जाए तो हमारे लिए बेनिफिट है? और यही चीज अगर गवर्नमेंट ने सोची और उस पर काफी सारी डिस्कशंस करी और उसके बाद ये पॉलिसी लगाई, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि अब से जितना भी पैसा क्रिप्टोज में निवेश होगा या उसकी जितनी भी सर्कुलेशन होगी, उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसमें कोई भी टेरर फंडिंग है, उसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं वॉच्ड होंगी। उसके अलावा इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या है? अब देखिए, हम शुरू से बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक कंट्री की गवर्नेंस उस पर्टिकुलर एसेट पे नहीं है। तो ऑब्वियसली ग्लोबल फ्रंट पे बहुत सारे लोगों को बैठकर ये पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ी कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज को स्टार्ट कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इंडिया इसमें लीडरशिप कह सकते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज काफी कंट्रीज इंडिया को फॉलो कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर वॉच लिस्ट बढ़ाने में। लोगों ने टैक्सेशन स्टार्ट कर दी है, कुछ गवर्नमेंट्स ने अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए कोई ना कोई पॉलिसीज डिजाइन की है, जस्ट लाइक इंडिया हैज डन इट। तो इंडिया ने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके तहत उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ यूनिटीज को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को वैस्प बोला है, विच इज वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। उनमें कौन कौन आते हैं? क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्टेबल कॉइन इशुअर्स, और कुछ कंडीशंस के अंदर NFT मार्केटप्लेसेस और डेफाई प्रोटोकॉल्स। इन चारों पांचों चीजों को बोला जाता है वैस्प, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स।
अब उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कहा है कि जितने भी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको दो चीजें इंश्योर करनी है। पहला, केवाईसी चेक, आपको पता हो कि आपके कस्टमर्स कौन है। दूसरा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज को वॉच करना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों के लिए एक बेनिफिट है। उसके बाद कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं इस लॉज में आती हैं इंडिया में। अगर आप किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी या टेरर फंडिंग करते हो और वो अमाउंट जो है 10 लाख से ज्यादा की है, तो 5 साल तक पहले तो वो एक्सचेंज आपका रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद आपकी जितनी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो आप फिएट से बाय करते हो या उसको ट्रांसफर करते हो या किसी को भेजते हो, वो सारी चीजें भी इसके अंदर कवर होंगी। अब दो चीजें हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करके चुकी हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज पे इंडिया ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस लगाई है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। पहली ये, इट वॉज वेरी इजी फॉर आवर गवर्नमेंट टू स्टैंड देयर एंड से कि क्रिप्टो करेंसी इज बैंड, यू कैन नॉट यूज इट, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट करती हैं जो ट्रैकेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके ट्रैकेबल ना होने की वजह से ही सबसे ज्यादा उन्हीं को यूज किया जाता है टेरर फंडिंग में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में। इसीलिए जब भी जैसे भी कोई भी कंप्लायंस आती है या कोई भी लॉ आता है, वो सबसे पहले प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे ही आता है। तो अगर मैं आज की यहाँ की बात करूं तो ये चीज फर्स्ट कंक्लूजन हमारे लिए क्लियर है कि गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करना चाहती बिकॉज उनको इस मार्केट में पोटेंशियल नजर आ रहा है कि चाइना की तरह इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट बैन इट एंड गेट इट ओवर विद, लेकिन वो ये नहीं करना चाहते क्योंकि इस मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। दूसरा, अगर मेरी कंट्री के 90% लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उसमें से 10% लोग डिफॉल्ट करते हैं, तो क्या मैं बाकी के 80% लोगों के साथ भी वही करूंगी जो उन 10% के साथ करूंगी? इट्स अ कंप्लीट नो। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी, मुझे ऐसे लॉज पिक्चर में लाने पड़ेंगे। अब होता क्या है, हमने इस न्यूज को पढ़ा, हमारे दिमाग ने काम करना स्टार्ट किया कि इंडिया ने तो पॉलिसी लगा दी है, ये बैन कर देगी, या इंडिया ने तो ऐसी पॉलिसी लगा दी है, मार्केट गिर जाएगी, बेच दो। मार्केट गिर जाएगी, मार्केट गिर गई है या मार्केट गिरने वाली है, ये तीन चीजें हैं। बट इन तीनों चीजों ने जो पैनिक क्रिएट किया, उससे मार्केट टेम्परेरीली डाउन जाएगी ही जाएगी। और जब एक कंट्री ऐसा करती है, उसके सपोर्ट में दूसरी कंट्री ऐसा करती है, तो धीरे धीरे जो मार्केट है वो पूरी की पूरी कोलैप्स होनी स्टार्ट हो जाती है। और सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, सिल्वरगेट बैंक, जिसने ऐसी न्यूज देने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट को और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इज दिस एन एंड फॉर क्रिप्टो करेंसी, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एंड तब होता जब गवर्नमेंट्स मान जाती कि हाँ ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड एसेट, इसको बंद कर दिया जाए, विच इज नॉट हैपनिंग। गवर्नमेंट इस पे इतनी डिस्कशन कर रही है, कमिटीज बना रही है, सॉरी पैसा लगा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी पोटेंशियल पता है। हमने इतनी सारी रिटर्न्स देखी है इस पर्टिकुलर मार्केट में, तो हमें भी पता है कि अपनी नॉर्मल वैल्यू से तो आज भी कितने गुना ऊपर है। लेकिन किसी मार्केट की वजह से अगर $1 ट्रिलियन खत्म हो रहे हैं, तो उसमें स्लोनेस आएगी। उसकी स्लोनेस जब तक चल रही है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वेट करें, हमें कोई मतलब नहीं है 2 साल में क्या हो रहा है, ये हमारा एक्स्ट्रा पैसा था, ये हमारी सेविंग्स थी, ये पड़ा है, 2 साल बाद भी पड़ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज गुड, आप अपना काम नॉर्मली कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैंने अपना सारा पैसा इसमें लगा रखा था, आज मैं लॉस में हूं या आज मुझे इस चीज का नुकसान है कि मार्केट बढ़ नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? तो आपके लिए यही है कि इस टाइम अगर इस इंडस्ट्री में स्लोनेस है, तो देयर इज अनदर इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा बूम कर रही है। और वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी हम आज जानते हैं। वर्चुअल लैंड, रियल डील, व्हाई कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन द मेटावर्स। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं और ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लोग देख रहे होंगे, आज की कोई भी स्लाइड मैंने खुद से नहीं लिखी है, ये सिर्फ मैंने डेटा वहां से उठाया है ताकि आप लोगों को भी बता सकूं कि ये सब ऑनलाइन एग्जैक्ट अवेलेबल है। तो अगर मैं कहती हूँ कि व्हाई कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन द मेटावर्स, तो जितने भी सेलिब्रिटीज या ब्रांड्स हैं, इन्होंने मेटावर्स में जाना शुरू कर दिया है।
यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। अब आप सेकेंड पैराग्राफ पे फोकस कीजिए। While crypto enthusiasts already had their eyes set on metaverse, even leading corporations and investors are now gravitating towards the new digital world. लोगों, बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एंथुसियास्ट भी आज मेटावर्स एंटर कर रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, मार्केट फॉर्म होनी शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए, आज से 2.5 साल पहले जब डिसेंट्रलैंड ने स्टार्टिंग करी थी तो ये सोच के करी थी कि ये आगे जाके हिट होगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में उनको भी तो 2.5 साल लगे। यही अगर वो 1 साल बाद सोचते कि इसका कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दिया जाए, तो क्या आज वो पोटेंशियल रीच आउट होता? तो हमारे केस में भी यही है कि पोटेंशियल बनने में टाइम लगता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसी के पास है जो सबसे पहले आके उसको ग्रैब करता है। तो हमारे लिए भी यही है। अगर मैं बात करूं मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट बन चुका है और बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो इसके अंदर आनी स्टार्ट हो गई है। हमें भी पता है कितने सारे लोगों ने ऑफिसेज ले लिया है और 2024 तक इसे $800 बिलियन की मार्केट बना दिया जाएगा। और इसमें कौन कौन से टेक जायंट्स इंटरेस्टेड है? मेटा, विच इज फेसबुक, Microsoft, Apple, Google investing money in making it a reality, says a Bloomberg estimate. Bloomberg एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड न्यूज चैनल है बिजनेस न्यूज के लिए, तो आप उसको वैसे भी फॉलो कर सकते हैं। Thousands of people and many corporations have already spent millions of real dollars on virtual pieces of land in digital world. Decentraland और The Sandbox में बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स ऑलरेडी लोगों ने उस पर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया है। कितने लीडिंग ब्रांड्स है इसमें? एडिडास, सैमसंग, जेपी मॉर्गन, HSBC और बहुत सारे और। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं हैप्पी सर की मीटिंग्स में या मेरी प्रीवियस मीटिंग्स में, भूषण सर की मीटिंग्स में आपने बहुत बार देखा होगा, कितने ही एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि वो कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि ये प्लेटफॉर्म आज इतनी कैपेसिटी रखता है कि इसमें हर पैसा लगा हुआ वर्थ है। एक टाइम था जब क्रिप्टो में हर पैसा लगा हुआ वर्थ है, और ये जो मार्केट्स होती हैं ये लॉन्ग रन के लिए सस्टेन करना चाहती हैं, लेकिन हम पे डिपेंड करता है हम अपनी इन्वेस्टमेंट को किस फॉर्म में शेप करते हैं। अब देखिए, 3 reasons to buy metaverse real estate before the crypto winter ends. क्रिप्टो विंटर एंड्स एक सरकाज़म की तरह यूज किया गया है यहाँ पर कि अगर वहां पर आप लोगों को हार्शनेस फील हो रही है तो सिर्फ 3 रीजंस आज की डेट में है मेटावर्स बाय करने के। कई लोगों के लिए मेटावर्स आज भी एक ड्रीम है, बट कई लोगों के लिए आज की रियलिटी बन चुकी है। अगर मैं बात करूं जुलाई 2022 की, तो लार्जेस्ट बैंक इन साउथ ईस्ट एशिया DBS represented $3 trillion to $11 trillion opportunity worldwide by 2030. मेरी प्रीवियस मीटिंग में आपने ये भी सुना होगा कि UAE जो दुबई है या यूनाइटेड अरब, जितनी भी UAE की अंडर सुपरविजन है, उन्होंने भी 2030 तक इसमें मिलियन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करी हैं कि आने वाले कुछ सालों में इसमें मिलियन बिलियन जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी मेटावर्स के रियल एस्टेट वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा 10 से 40% का ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी चलेगा मेटावर्स के रियल एस्टेट में। और आज जो है, हम अगर इसमें $100 भी डालते हैं तो उसका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये मार्केट ऑलरेडी ऊपर होगी, बहुत ज्यादा ऊपर होगी, तब उस $100 की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि आप उसमें निवेश ही नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक बिटकॉइन, जब वो $6 का था तो हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, जब वो $100 का हुआ तो हमें लगता था कि हमारे बस की नहीं है। ऐसे करते करते जब वो $1000 का हो गया तो हम ले नहीं सकते। इट इज वन एंड द सेम थिंग। As the worlds that make up metaverse continue to mature, the world economy levels out a bit and crypto winter retreats. Today's metaverse real estate skeptics may well see that they have missed an easy investing opportunity. स्केप्टिक्स, जो लोग स्केप्टिकल हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बाउंड कर लेते हैं इस चीज को लेके कि नहीं हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उन लोगों ने आगे जाके रियलाइज करना है कि उन्होंने बहुत बढ़िया और इजी
इन्वेस्टमेंट को मना कर दिया। अगर मैं वैल्यू की बात करूं मेटावर्स के रियल एस्टेट की, तो यहाँ बताया गया है जो पार्सल की लोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होती है लैंडमार्क की, उससे भी पता चलता है कि आपकी जो लैंड है वो कितनी कीमत है। फॉर एग्जाम्पल आज हम 10 ऑयल वर्ड्स पे प्लॉट्स लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या डिटरमाइन करती है आपकी वर्थ को, कि आपको ऑन मेच्योरिटी कौन सा प्लॉट मिलता है, आप किस तरफ का प्लॉट लेते हैं, आप कितने बड़े साइज का प्लॉट लेते हैं। यहाँ पर सारे पार्सल सेम साइज के हैं, लेकिन अगर मैं 18 बाई 18 का एक प्लॉट ले रही हूँ और सामने वाले ने 2 ले रखे हैं, तो उसका प्रॉफिट मुझसे ज्यादा होगा। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मैंने किस लोकेलिटी में लिया। अगर मैं लुई विटॉन के सामने वाला प्लॉट लेती हूँ तो मेरे प्लॉट की वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं एक उजाड़ से एरिया में जहां किसी ने प्लॉट्स नहीं लिए खाली से एरिया में प्लॉट लेती हूँ तो उसकी वैल्यू उससे कम बढ़ेगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो मेटावर्स रियल एस्टेट की वैल्यू है वो कैसे डिस्क्राइब होगी। सबसे पहला अपने पार्सल का साइज, फिर उस पार्सल की लोकेशन, फिर उसके बाद ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल यूज केसेस ऑफ दैट वर्चुअल रियल एस्टेट। जैसे कई वर्चुअल रियल एस्टेट होते हैं सिर्फ ऑफिसेस के लिए, कई होते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि 10 ऑयल वर्ड्स में हर चीज पॉसिबल है। आप उसमें ऑफिस, उसमें घर, शॉपिंग मॉल, शॉप्स, मंदिर, एजुकेशन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है आपकी रिटर्न्स, आप उसमें कंप्लीटली ओपन है कि आप उस पे क्या करना चाहते हो। कुछ ऐसे रियल एस्टेट के बड़े बड़े ओनर्स, माइक्रोसॉफ्ट जिसने $69 मिलियन की डाउन पेमेंट करी है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डिसेंट्रलैंड में। बिग 4 ऑडिटिंग फर्म PwC, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये जो कंपनी है बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। ये बिग फोर्स में आती है। 4 ऐसी कंपनीज हैं अकाउंट्स की जो बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं, KPMG, EY, PwC। तो ये जो कंपनी है इसने भी सैंडबॉक्स में प्लॉट लिया हुआ है और इसने अपने स्मॉल स्मॉल टेक्निकल ऑफिसेज भी क्रिएट किए हैं जो सिर्फ वेब 3.0 की डेवलपमेंट पे काम करते हैं। एडिडास ने, वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने, मतलब ऐसा कोई ही बड़ा बिजनेस है जिसके पास आज वर्चुअल रियल एस्टेट में प्लॉट नहीं है। और इसका सिर्फ एक ही लॉजिक बनता है, एंड दैट इज दिस मार्केट इज हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, जिसमें हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्लू चिप और फॉर्च्यून 500 कंपनीज इसमें ऑलरेडी जगह बना के बैठ गई हैं। तो जब वो वाली कंपनीज ग्रो करती हैं, जब वो वाली कंपनीज अपने आप को प्रूव करती हैं मार्केट में, तब टाइम होता है अपने रिटर्न्स को कैश आउट करने का, ना कि इन्वेस्ट करने का। अगर आज वो इन्वेस्ट कर रही है तो हमें भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उनमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, और उनकी ग्रोथ से एक एसेट भी ग्रो करेगा, और उस एसेट का अगर आप हिस्सा हैं तो आप गारंटीड ग्रोथ करोगे। अगर मैं बात करूं 2022 से 2026 तक की कि कितना एक्सपेक्टेड इंक्रीज है सेल्स वॉल्यूम में, तो ये आज की डेट में अगर $900 मिलियन से कम है तो 5.37 बिलियन, बिलियन यानी 9 जीरोस, बिलियन डॉलर्स के करीब ये मार्केट 2026 तक चली जाएगी। CAGR ऑफ 61.74%। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 900 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन करते करते $5.37 बिलियन, इनफैक्ट इसको ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, हमें बताती हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। अब अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, स्नूप डॉग इज डेवलपिंग अ स्नूपवर्स। स्नूप डॉग एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है यूएस में, और अगर वो भी स्नूपवर्स यानी कि एक नया मेटावर्स लेके आ रहे हैं जिसमें किसी ने प्रॉपर्टी बाय की है $500,000 की, $0.5 मिलियन की, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। एक बड़ा आर्टिस्ट आया, उसने अपना मेटावर्स बनाया, उस मेटावर्स में लोगों ने इन्वेस्ट किया।
Most expensive virtual plot of land ever sells for $900,000 on Decentraland. तकरीबन $1 मिलियन का ये प्लॉट बिका, एक प्लॉट 16 बाय 16 का डिसेंट्रलैंड का। तो सोचिए इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी, $40। तो अगर हम देखना स्टार्ट करें कितने टाइम्स की ग्रोथ है, तो शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा स्वाभाविक है कि हमें समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। तो अगर मैं इसकी डिटेल बात करूं, a plot of virtual land on blockchain based game Decentraland broke sales records on the platform by selling for nearly $1 million. जिसने गलती से ही कभी $40-50 का एक प्लॉट खरीदा होगा, उसके लिए सोचो कि हम कहाँ के रिटर्न्स इमेजिन कर रहे हैं। और ये तो हो चुका है, ये हो चुका है जब मार्केट के धुरंधर इसमें एंटर नहीं करे थे। और आज अगर वो भी ग्रो कर चुके हैं, पैसा डाल भी रहे हैं, तो सोचिए आगे होगा क्या। मेटावर्स में ग्रीन हाउस, सर ने बोला था ना, आपको याद होगा कि आप अपने मेटावर्स पे खेती भी कर पाएंगे, तो इट हैज ऑलरेडी बिगन। लोगों ने उस पे ग्रीन हाउस और गार्डन फुल ऑफ एनएफटी फ्लावर्स बनाना शुरू कर दिया। आपको याद है गेम होती थी जिसमें कार्ड्स आते थे, ट्रम्प कार्ड्स, जिसमें आपके वो रेसलर का हाइट वेट वो लिखा होता था, और अगर आपका कार्ड बड़ा है तो आप जीत जाते हो। उसी तरीके से इन्होंने डिजिटल फ्लावर्स की एनएफटी के कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए। आपको एक फ्लावर डिजाइन करना है, 2 फ्लावर डिजाइन करने हैं, आप उसको हाइब्रिड करना चाहते हो तो आप एक नया डिजाइन डाल सकते हो। तो ये सिर्फ एक गार्डन की एनएफटी है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के डिजाइन आते हैं। लोग उन एनएफटीज को लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, और उस एक क्या कहते हैं, नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन पे काम करते हैं। और कहीं ना कहीं दिस इज अ वंडरफुल फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन। अगर आपको कल को साइंटिफिक स्टडी करनी है, बॉटनी करनी है, कुछ भी करना है, तो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल मेटावर्स फॉर यू। तो इसका यूज होना स्टार्ट हो चुका है। आई नो आज की मीटिंग मैंने कहा था कि मैं बहुत समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रही हूँ। कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग वो समझे जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर मैं बोलूँ व्हाई शुड यू बाय लैंड इन द मेटावर्स, मैं ऑलरेडी आपको बहुत रीजंस दे चुकी हूँ। क्योंकि ये इंडस्ट्री इस टाइम पोटेंशियल होल्ड करके बैठी है, और इस पोटेंशियल को यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक रियल एस्टेट, रियल मतलब असली रियल एस्टेट, virtual real estate is an investment. Metaverses have all seen tremendous interest from users, rising sales revenues from in-world assets and land prices doubling from an average of $6,000 per parcel in mid-21 to $12,000 per parcel by year-end. एक साल के अंदर अगर $6,000 का पार्सल जो है $12,000 बन रहा है, तो जो लैंड के प्राइसेस हैं वो डबल होते जा रहे हैं। तो ये एज पर रिपोर्ट डेटा है। Virtual land NFTs are one of the most enticing aspects of the blockchain-based metaverse. अगर मैं यहाँ बात करूँ NFT focused investment firm की, जिसके मैनेजिंग पार्टनर एंड्रयू स्टीनवुड, उन्होंने कहा है कि यहाँ एक एडिशनल पर्पस है, या वर्चुअल रियल एस्टेट में उन्होंने सोशल मीडिया पे ये कहा है, यू कैन व्यू द पीस ऑफ वर्चुअल लैंड you own as your social media profile, similar to your Facebook और Instagram profile. आप इंस्टा पे अकाउंट बनाते हो, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, उसको बार बार जाके चेक करते हो। तो इसी तरीके से जब आप अपनी वर्चुअल लैंड बना लोगे, तो आप अपने अकाउंट में जाके अपनी वर्चुअल लैंड को देख सकते हो। On those social media platforms, you can really only post pictures and write content about yourself, while on virtual world platforms, your opportunity is unlimited. आप उस पर्टिकुलर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अकाउंट में या तो फोटोज डाल दोगे, वीडियोस डाल दोगे, स्टेटस डाल दोगे, दैट्स इट। लेकिन जब आप वर्चुअल लैंड बाय करते हो, उसके ऊपर आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप अपनी एनएफटीज की गैलरी डाल लो, आप अपना एक प्राइवेट जेट वहां इंट्रोड्यूस कर लो, स्टोर खोल लो, बिल्डिंग बना लो, शोरूम बना लो, एक लैविश सा घर बना लो, दैट इज ऑन यू। तो हमें आज ये समझ में आ गया कि अगर हमें किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो उसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ को समझना जरूरी है। और अगर आज फैक्ट्स के हिसाब से चले, तो मेटावर्स और एनएफटी की इंडस्ट्री में आज 100% पोटेंशियल है, और इतना पोटेंशियल है कि आपके हर एक इन्वेस्टेड डॉलर को, हर एक इन्वेस्टेड पैसे को ग्रो करेगा। सो विद दैट आई थिंक आई वुड लाइक टू
शेयर अ फ्यू इनसाइट्स, और आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स को भी मैं बुलाना चाहूंगी जो आपसे मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गाइड करेंगे, क्योंकि आज जो हमने डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स हैं। और जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, जो जिनसे मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं वो इसलिए है क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनकी जो क्या कहते हैं, जेस्ट है, या जिस तरीके से वो काम करते हैं, क्रॉस कंट्रीज उन्होंने अपने क्लाइंटेल बिठा रखी है, या जिस तरीके से वो अपने हर बंदे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वाकई काबिले तारीफ है। सॉरी, काबिले तारीफ है। सो आई एम वेरी पुअर विद माय हिंदी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। और आप सबकी वंडरफुल तालियों के बीच में आई वुड लाइक टू इनवाइट एडवोकेट संजीव सर। सर, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर सबको एड्रेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, मैंने आपसे बहुत सीखा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके मुझे भी इंस्पायर करते रहेंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं काफी देर से ज्वाइन हूँ और